बुग्याल की झील से निकलकर आर्यन, उसके दोस्त और महानायिका पुष्यमित्रा सभी के सभी गुरुकुल आ पहुंचे थे। गुरुकुल पहुंचते ही पुष्यमित्रा आर्यन को कुछ तैयार औषधियां, विशेष औषधियों का घोल और साथ ही एक लेप देती है। आर्यन सभी सामग्री को लेकर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में जाते ही आर्यन औषधियों के घोल का रसपान करता है और उस विशेष लेप को अपने पूरे बदन पर मल कर लगा लेता है। उसके तुरंत बाद एक चादर बिछाकर जमीन पर बिछाए हुए बिस्तर पर लेट जाता है। बिस्तर पर पड़ते ही आर्यन का थकावट से भरपूर बदन, उसकी थकी हुई आंखें और बेचैन दिमाग अचानक ही शांत हो जाते हैं। भ्रमजाल की दुनिया और उसके दृश्यों से निकलने के बाद आर्यन अब जाकर थोड़ी सी राहत महसूस कर रहा था। उन सभी दृश्यों ने आर्यन के दिमाग को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। धीरे धीरे आर्यन गहरी नींद के चपेट में आ जाता है। उसकी आंखें अमूमन ही बंद हो जाती है। आर्यन गहरी सांसें खींचते हुए सो जाता है। समय आगे बढ़ता रहता है और दिन यूं ही चढ़ता रहता है। देखते ही देखते आर्यन एक पूरे दिन तक सोता ही रहता है। आर्यन को पुष्यमित्रा ने खास तौर पर कहा था कि वो पूरे एक दिन तक आराम करे, क्योंकि उसके शरीर को आराम की बहुत जरूरत थी। एक पूरा दिन गुजर जाने के बाद आर्यन की आंखें खुलती है। आर्यन खिड़की से बाहर देखता है। शाम का समय था। शाम की हल्की नारंगी धूप किसी टेसू के फूल की तरह चारों तरफ बिखरे हुए थी। ठंडी हवा इधर से उधर हिलोरे ले रही थी। मौसम बहुत ही सुहावना और खुशनुमा था। इस खुशनुमा मौसम का हर रंग आर्यन की आंख में उतरकर उसे शांति और राहत दे रहा था। उठते ही आर्यन सबसे पहले नहाने के लिए स्नान घर की ओर चला जाता है, ताकि अपने बदन पर लगे उस लेप की परत को साफ कर सके। आर्यन स्नान घर में जाते ही ठंडा पानी अपने बदन पर उड़ेल लेता है। लेप की मोटी परत यूं ही पानी की धार के साथ बह निकलती है। जैसे ही लेप की वो मोटी परत आर्यन के बदन से हटती है, वैसे ही आर्यन का बदन चमक उठता है। उसकी त्वचा दमक उठती है। उसकी त्वचा पर एक अलग ही तरह का निखार आ चुका था। उसकी जली झुलसी हुई त्वचा पूरी तरह से निकल चुकी थी। साथ ही साथ उसकी मृत त्वचा और त्वचा की कोशिकाओं की भी मरम्मत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर का हर एक अंग अब ज्यादा बेहतर ढंग से काम कर रहा था। उसके शरीर के आकार में हल्की सी वृद्धि हो चुकी थी। उसके कंधे किसी पहाड़ की तरह ऊंचे हो चुके थे। उसके बाजू किसी शमशीर की तरह मजबूत हो चले थे। उसका सीना किसी चट्टान की तरह फौलाद बन चुका था। कमर की चौड़ाई भी बदल चुकी थी। उसकी हथेली चाबुक की मार की तरह दमदार हो चुकी थी। उसके पैर किसी दरख्त की जड़ की तरह मजबूत और साकित हो चुके थे। उसकी जांघें शुतुरमुर्ग की तरह शक्तिशाली हो चुकी थी। शारीरिक बदलाव के साथ ही इतने सारे अभ्यासों के बाद आर्यन की सभी मांसपेशियां बाकी समय की अपेक्षा में 7% ज्यादा बेहतर काम कर रही थी। उसके फेफड़े स्वाभाविक रूप से सक्रिय हो चुके थे, जो आती जाती प्राणवायु के साथ शरीर को तरोताजा रखने में मदद कर रहे थे। उसका शरीर पूरी तरह से ओजस्वी और स्वस्थ हो चुका था। उसकी सभी ग्रंथियां, अंग और नाड़ी तंत्र पुनर्जीवित हो चुके थे। आर्यन अपने शरीर को साफ करके स्नान घर से बाहर निकलता है और कपड़े पहनकर तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। बाहर निकलते ही आर्यन सबसे पहले महानायिका पुष्यमित्रा से मिलने के लिए इंदु महल की ओर जाता है। वहां पहुंचते ही विश्वनी आर्यन को देखते ही खुशी से झूम पड़ती है। वो आर्यन को अपने सामने जीवित और स्वस्थ देखकर बहुत खुश थी। वो आर्यन के लिए सिगड़ी पर चाय बनाने लगती है। आर्यन इंदु महल के बगीचे में खड़े होकर दूर आसमान को निहार रहा था। उसके साथ ही पेड़ों से आती हुई शुद्ध ताजी हवा अपने अंदर खींचते हुए प्राकृतिक नजारों का लुत्फ ले रहा था। तभी वहां पुष्यमित्रा भी आ जाती है। आर्यन को सही सलामत देखकर पुष्यमित्रा मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है और आर्यन से कहती है, अब कैसी तबीयत है योद्धा आर्यन? आखिरकार तुमने योद्धा स्तर हासिल कर ही लिया। पुष्यमित्रा की आवाज सुनते ही आर्यन पीछे मुड़ता है और महानायिका को ठीक अपने सामने खड़ा देखकर आर्यन फौरन महानायिका की तरफ बढ़ता है
और महानायिका के पैरों को छूते हुए आशीर्वाद लेता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से धन्यवाद कहूं। अगर आज आप नहीं होती तो शायद मैं अभी इस वक्त आपके सामने खड़ा नहीं होता। ये दुनिया, इसके रंग, इसके नजारे को देख नहीं पाता। ये सांसें, ये जिंदगी, सब कुछ आपकी बदौलत है। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं अभी तक राख के ढेर में बदल चुका होता। और इनकी बात सुनते ही पुष्यमित्रा कहती है, तुम इस तरह की बेफजूल बातें मत सोचो। इस जिंदगी पर शायद तुम्हारा हक था और शायद इसीलिए तुम अभी जिंदा हो। मैं तो केवल और केवल एक जरिया बनी हूं। मैंने कहीं सुना था, अगर इंसान की उम्मीद ठोस हो और उसके इरादों में मजबूती हो तो फिर जब तक मनुष्य का लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता वो कभी नहीं मरता। वो मौत को किसी न किसी बहाने से चकमा दे ही देता है। और यही शायद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी योद्धा बनने की ख्वाहिश इतनी जिद्दी थी कि उसने समय चक्र, काल चक्र और अग्नि चक्र को चकमा देकर तुम्हें जिंदा रखा और इसीलिए तुम यहां हमारे सामने सही सलामत खड़े हो। पुष्यमित्रा की बातों ने आर्यन को एक हौसला दे दिया था, उसे हिम्मत दे दी थी। तभी पुष्यमित्रा आगे कहती है, वैसे ये सब बेकार की बातें छोड़ो। ये वक्त इस तरह की बातों का नहीं है। इस समय तो खुशियां मनाने का है। आखिरकार तुम योद्धा स्तर पर पहुंच ही गए। आखिरकार तुमने योद्धा स्तर को हासिल कर ही लिया। कैसा महसूस कर रहे हो अब? पुष्यमित्रा की बात सुनकर आर्यन का चेहरा चमक उठता है। उसकी आंखों में एक तेजस्वी चमक उमड़ पड़ती है। आर्यन को बुग्याल झील में ही पता चल चुका था कि वो योद्धा स्तर को हासिल कर चुका है। जब आर्यन बुग्याल झील की ठंडक को अपने शरीर से लपेटे हुए झील से बाहर आया था, तभी झील से बाहर आते ही आर्यन ने सबसे पहले पुष्यमित्रा से इशारों इशारों में यही सवाल पूछा था कि क्या वो योद्धा स्तर को हासिल करने में सफल हुआ या फिर नहीं। जिसके जवाब में पुष्यमित्रा ने भी इशारों इशारों में ही आर्यन को तसल्ली दे दी थी और ये जता दिया था कि वो सफलतापूर्वक योद्धा स्तर पर पहुंच चुका था। झील से मौत को हराने के बाद बाहर आने पर भी आर्यन को अपनी जिंदगी से ज्यादा योद्धा स्तर की चिंता थी। शायद आर्यन की इसी लगन ने उसे आज योद्धा स्तर तक पहुंचा दिया था। पुष्यमित्रा की बात का जवाब देते हुए आर्यन कहता है, हाँ, अब मैं बहुत ऊर्जावान और सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। अब मेरे दिल में किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं है और ना ही मुझे किसी का कोई डर है। अब मेरे दिल में राहत है कि मुझे छात्रों की इस अदला बदली परियोजना में हिस्सा नहीं लेना पड़ेगा। इस परियोजना से बाहर होने के लिए मुझे जो चाहिए था वो मैंने हासिल कर लिया है। अब मैं इस अदला बदली और अनंतनाग से खुद को दूर रखूंगा। आर्यन की बात सुनते ही पुष्यमित्रा के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। उसके चेहरे पर जो चमक थी अगले ही पल धीरे धीरे कम होने लगती है। आर्यन पुष्यमित्रा को देखकर कुछ समझ नहीं पाता। उसके दिल की धड़कन अचानक ही उलझने लगती है। हर अगले पल आर्यन की घबराहट बढ़ती जाती है। आर्यन घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ महानायिका? आप अचानक चुप क्यों हो गई? सब कुछ ठीक है ना? आर्यन की बात सुनते ही पुष्यमित्रा हिचकिचाते हुए कहती है, दरअसल आर्यन, वो ये बात है कि मतलब ये कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं, समझ नहीं आ रहा। दरअसल वो ये कि तुम पुष्यमित्रा की हिचकिचाहट आर्यन के अंदर अब डर पैदा कर रही थी। उसकी घबराहट बढ़ते बढ़ते उसके सिर पर चढ़ चुकी थी। आर्यन अब और भी ज्यादा घबराते हुए, हिचकिचाते हुए पुष्यमित्रा से पूछता है, बोलिए ना महानायिका, बोलिए, आपकी चुप्पी मेरे अंदर घबराहट पैदा कर रही है। मेरा सिर सोच सोच के फटने लगा है, बोलिए। अगले ही पल पुष्यमित्रा आर्यन से कहती है, वो बात यह है कि उच्च प्रबंधन समिति ने तय किया है कि इस बार से सभी छात्रों को अदला बदली परियोजना में भाग लेना होगा। चाहे जो कुछ भी हो, चाहे छात्र किसी भी स्तर पर हो, पर इस वर्ष से सभी छात्रों का इसमें भाग लेना अनिवार्य हो गया है। इसलिए तुम्हें भी। आर्यन चीखते हुए कहता है, क्या? पुष्यमित्रा की बात सुनते ही आर्यन के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। उसके शरीर का खून पानी हो जाता है। उसकी आंखों की अभी अभी आई चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है। दिल की धड़कनें भी लड़खड़ा के गिरने लगती है। आर्यन का उदास चेहरा
आंसुओं से भीगने ही वाला था कि तभी आर्यन को जोरदार ठहाकों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल आर्यन गर्दन उठाकर ऊपर की तरफ देखता है तो पुष्यमित्रा और विश्वनी दोनों जोर जोर से हंस रहे थे। आर्यन कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही पुष्यमित्रा उससे कहती है क्या इतनी जल्दी घबरा गए? अभी अभी योद्धा बने हो, चिंता मत करो। उच्च प्रबंधन समिति ने ऐसा कुछ भी तय नहीं किया है, बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें अदला बदली कार्यक्रम में भाग लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम अब योद्धा स्तर तक पहुंच चुके हो, तो इसके बाद नियमों के अनुसार भी तुम इस कार्यक्रम से बाहर ही हो, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। अब घबराना बंद करो, थोड़ा हंसो मुस्कुराओ। पुष्यमित्रा और विश्वनी की हंसी सुनकर आर्यन को समझ आ जाता है कि वो दोनों उसके साथ मजाक कर रही थी। तब कहीं जाकर आर्यन राहत की सांस लेता है, उसके दिल को चैन पड़ता है। कुछ देर यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए तीनों एक साथ चाय और नजारों का लुत्फ उठाते हैं। तभी एक सहायक इंदु महल आता है और पुष्यमित्रा के सामने हाजिर होकर कहता है, महानायिका, अनंतनाग गुरुकुल प्रस्थान कर चुका है। अनंतनाग गुरुकुल के सभी छात्रों के रुकने की व्यवस्था अतिथि भवन में कर दी गई थी। इतना कहते ही सहायक वहां से निकल जाता है। पुष्यमित्रा जल्दी से अपनी चाय खत्म करके अनंतनाग गुरुकुल के छात्र और उनके मार्गदर्शक से मिलने के लिए इंदु महल से निकल जाती है। तो वहीं आर्यन अनंतनाग का नाम सुनकर सोच में पड़ गया था। वैसे तो अब उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो किसी भी तरह के जोखिम से बचना चाहता था। जहां एक तरफ आर्यन अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ अनंतनाग गुरुकुल के सभी छात्र अतिथि भवन में अपने आप को अपने अपने कमरों में व्यवस्थित कर चुके थे, जिसमें दुष्यंत और लायला भी शामिल थे। अपना सारा सामान कमरे में रखने के बाद दुष्यंत सिंह और लायला दोनों कुछ देर के लिए मार्तंड गुरुकुल में सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। दुष्यंत और लायला मार्तंड गुरुकुल में घूमते फिरते हुए गुरुकुल की वाटिका की ओर चल पड़ते हैं। कुछ देर वाटिका की शांत चित हवा में साथ बैठते हैं और मार्तंड गुरुकुल के बच्चों को देखते हुए मन ही मन अपनी ताकत की तुलना उनसे करते हुए मुस्कुराते हैं। तभी उन्हें वाटिका में थोड़ी दूरी पर एक सूची पटल दिखाई देता है। दुष्यंत और लायला अपनी जगह से उठते हैं और उस सूची पटल को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये वही सूची पटल था जिस पर सबसे ऊपर शीर्ष पर आर्यन का नाम लिखा हुआ था, जो उसने गुरुकुल के सभी मुकाबलों को जीतकर दर्ज करवाया था। उसके साथ ही जब वो दोनों सूची पटल के पास पहुंचते हैं, तभी दुष्यंत सूची में सबसे ऊपर शीर्ष पर देखता है। उसे सूची में सबसे ऊपर आर्यन का नाम दिखाई देता है। वही नाम, वही उम्र, वही सब कुछ। जैसे ही दुष्यंत और लायला आर्यन का नाम उस सूची के शीर्ष पर देखते हैं, वैसे ही दोनों का अच्छा खासा दुरुस्त दिमाग खराब हो जाता है। उन दोनों के दिमाग के परखच्चे उड़ जाते हैं। दोनों एक साथ एक जैसी हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के दिमाग में एक ही तरह के सवाल उठ रहे थे और साथ ही साथ एक ही जैसे ख्याल दोनों के दिमाग में उथल पुथल तबाही मचा रहे थे। कुछ ही पलों में दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, मगर अगले ही पल दुष्यंत सिंह भरकस गुस्से से लबालब भर जाता है। उसके माथे पर एक बार फिर से वही खून का जुनून सवार हो जाता है। दुष्यंत सिंह लायला की ओर मुड़ता है और कहता है, अगर ये आर्यन वही हुआ तो कसम शाह कुंभरी की, मैं इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके इतने टुकड़े कर दूंगा कि चील कौवे तक उसके टुकड़ों को गिन नहीं पाएंगे। क्या दुष्यंत कर गुजरेगा अपना कहा हुआ? क्या एक मौत के घेरे से निकलकर आर्यन आ फंसेगा मौत के व्यू में? क्या होगा जब होगी दुष्यंत, लायला और आर्यन की टक्कर? क्या होगा वो नजारा जब आमने सामने आएंगे जानी दुश्मन? जानने के लिए अभी सुनिए अगला एपिसोड, एक्शन आर्यन, ओनली ऑन पॉकेट FM।